आज भी बाढ़ आता है और बाढ़ से हमारी ज़मीन कट जाती। ज़मीन कटने के बाद यहाँ पर मुआवजा नहीं मिलता है। पूरे सीमांचल में 1 डिग्री कॉलेज है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, कोचा दामन में इंशाअल्लाह ताला सरवर आलम को कामयाब करिए, कोचा दामन में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में लड़ूंगा कि कोचा दामन में एक रेलवे स्टेशन भी खुलने की ज़रूरत है। इसके ताल्लुक से भी हम नुमाइंदगी करेंगे। मगर हमारा सवाल बुनियादी है कि तुमने सेहत के मैदान में अस्पताल क्यों नहीं खोला? तुमने PHC सेंटर में डॉक्टर और दवाओं का इंतज़ाम क्यों नहीं किया? आप जानते हैं कि बिहार और सीमांचल में अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान बेटी बेटियां 90% 12वीं जमात का इम्तिहान पास नहीं कर पाती। और आज कहते हैं कि ओवैसी ये है, ओवैसी फलां टीम का है। अरे बताओ, जब तुम 90% मुस्लिम बच्चियों का 12th स्टैंडर्ड का 12वीं जमात मुकम्मल नहीं कर पाते, तो आपने तो सरकार बदलने के लिए वोट दिया। उन सरकारों ने क्या किया? क्या तुम जानते हो रहमत पारा की सरजमीन पर बसने वाले गयूर लोगों 37% के करीब मुसलमान ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। आपने सरकार बदल दी, आपको क्या हासिल हुआ बताइए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल सीमांचल का है। आप जानते हैं कि बिहार में एम्स बनता है, बिहार में एम्स बनता है, मगर सीमांचल में एम्स नहीं आता है। बिहार में IIT आता है, मगर सीमांचल में IIT नहीं आता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि गया में IIM आता है, गया में IIM आता है, मगर सीमांचल में नहीं आता है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं खोली जाती है। नेशनल कौमी लॉ कॉलेज पटना में आता है, सीमांचल में नहीं आता है। आपने सरकारें बदल दी, मगर कोई फैक्ट्री का इंतजाम यहाँ पर नहीं होता है। दरभंगा में, भागलपुर में सब बनता है, सीमांचल को लावारिस बना के रख दिया गया। आज चाहे राजद हो, BJP हो, नीतीश कुमार हो, कांग्रेस हो, इनकी जबान से एक ही चीज निकलती है। BJP ये कहती है कि ओवैसी एंटी नेशनल है, घुसपैठियों की मदद करता है, और ये राजद के लोग बोलते हैं, कांग्रेस के लोग बोलते हैं ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। कभी तुम सीमांचल के बारे में बात क्यों नहीं करते? तुम सीमांचल की वो बेटियां जो बच्चा पैदा करके बच्चा मर जाता है, तुम उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? जो माँ अपने औलाद को बीमार देखती है और अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस या रोड नहीं है, और बच्चा उस माँ के सामने मर जाता है, तुम उसकी बात क्यों नहीं करते? कि एक बच्चा स्कूल को जाने के लिए नदी है, कश्ती में बैठता है, गिर के डूब के मर जाता है, तुम उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? तुम आज बोलते हो सरकार बदलो। अरे 16 साल का बच्चा कोचा दामन को, किशनगंज को, बैसी को, अमूर को छोड़कर, ठाकुरगंज को छोड़कर, अररिया को छोड़कर पंजाब चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, मुंबई चला जाता है, हैदराबाद चला जाता है, तमिलनाडु चला जाता है। अरे तुम 1 करोड़ सीमांचल का नौजवान पलायन करता है, मगर तुमको सिर्फ ओवैसी दिखता है, तुमको सिर्फ घुसपैठिया दिखता है, तुमको सिर्फ वोट कटवा दिखता है। अरे जालिमों, बताओ, तुम सीमांचल पे बसने वाले इंसान नहीं है क्या? तुमने इन इंसानों के लिए क्या किया? तुमने इनकी जिंदगियों को बर्बाद करके छोड़ दिया। तुमको अगर मुझसे नफरत है, तुम ये समझते हो कि मेरा वजूद सीमांचल से इंसाफ करने के लिए रोकता है तुमको, तो बताओ कोई चौराहा सीमांचल का, मैं खड़े होता हूं, मेरी जान ले लो, मगर सीमांचल की जनता से इंसाफ करने का वादा करो। अगर तुमको ये समझ में आता है कि ओवैसी को मारने से सीमांचल को इंसाफ तुम दोगे,
तो ले लो मेरी जान, मेरे खून का एक एक खतरा इस सीमांचल के लिए कुर्बान करने को तैयार हो। मगर याद रखो, जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारी ये झूठ, तुम्हारे इल्जामात को मैं अपनी जूती पर रखता हूं, मेरे दिल पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि तुम झूठे हो। तुमने इस्तेमाल किया सीमांचल की जनता को। आज नरेंद्र मोदी आकर बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं कि सीमांचल में घुस बैठी है। बताओ, देश का प्रधानमंत्री ओवैसी है या मोदी है? बताओ, देश का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, वजीर दाखिला अमित शाह है या गुड्डू बाबू है? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है या बादशाह है? मुख्यमंत्री तुम्हारा प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, और तुम्हारी नाक के नीचे अगर कोई घुसपैठी सीमांचल में घुस रहा है तो इसमें हमारी गलती क्या है? तुम्हारा निकम्मापन है। तो पलटा के बोलेगे नहीं ओवैसी तुम उनको पकड़ना। अरे शेर चूहों का शिकार नहीं करता, बड़े बड़े का करता है। तुम अपना काम नहीं कर सकते और सीमांचल की जनता को बदनाम कर रहे हो। अरे बताओ, तुमने सीमांचल में क्या किया? क्या तुमने दिया? नरेंद्र मोदी, 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, सीमांचल में क्या दिया? रिश्वत दिया। ब्लॉक के दफ्तर में चले जाओ, लोग परेशान हैं, पुल बनता है 2-2 मर्तबा गिर जाता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सीमांचल में जो 90% बच्चे इंटर पास नहीं हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला ओवैसी उनको इंटर पास कराने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह। और इंटर पास कराकर नहीं छोड़ेंगे, हम दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको साइंटिस्ट बनाया जाए, ताकि इस सरजमीन के नीचे जो पानी में यूरेनियम है, आर्सेनिक है, वो बच्चा साइंटिस्ट इसका हल निकाल सके। हमारी बेटियां डॉक्टर बनेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सीमांचल में हमारी बहनों और बेटियों को कैंसर और टीबी हो रहा है, उसका इलाज तलाश करेंगे। बच्चों को इंजीनियर बनाया जाएगा, ताकि हमारा बेटा ऐसा ब्रिज बनाएगा जो नीतीशवा का ब्रिज जो 6 महीने में टूट जाता, ये 60 साल ब्रिज रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मंजलिस करना चाहती है। हम चाहते हैं कि किशनगंज में और अरारिया में किसानों के लिए खरीदी का सेंटर बनाया जाए, कोल्ड स्टोरेज के सेंटर बनाए जाए। ये सब मंजलिस करना चाहती है। आप इस बार अगर बड़ी तादाद में मंजलिस के प्रत्याशी को अपना विधायक एमएलए बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन होगा। और लोग बोलते हैं कि अरे ओवैसी तुम तो पार्लियामेंट में एक हो। अरे मेरे भाई, तादाद से कुछ नहीं होता। अगर तादाद से होता तो बदर के मैदान में 313 को अल्लाह गलबा अता नहीं करता। अगर तादाद होता तो टीपू सुल्तान अपनी गर्दन नहीं कटाता। तादाद होता तो प्लासी की जंग, तादाद अगर बड़ी माने रखती तो फिर हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने सन 57 की जंग आज़ादी में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अरे हम तादाद को नहीं देखते, इखलास को देखते हैं, नीयत को देखते हैं, जज्बे को देखते हैं, जुस्तजू को देखते हैं, किस में कुर्बानी का जज्बा है। इसीलिए तुम्हारा भाई और बेटा जब भारत की 540 की लोकसभा में खड़े होता है, 7 मिनट की तकरीर में सबके मुंह बंद हो जाते हैं, कोई जवाब और दलील नहीं दे सकता। हम उनको आईना दिखाने का काम करते हैं। आज मोदी घुसपैठी की बात करता है, हम उनसे पूछना चाहते हैं, तुमने जो काला कानून बनाया वक्फ के ऊपर, जो संविधान के खिलाफ है, तुम मस्जिद, दरगाह, खानका को छीनना चाहते हो। ऐसे कानून के बारे में मैंने 128 पेज की रिपोर्ट लिख कर दी। उस कानून के एक एक संविधान के आइन आर्टिकल को सामने रखकर मैंने कह दिया कानून काला कानून है, इस कानून को हम रिजेक्ट करते। दुनिया ने देखा
राजद के एमपीओ ने देखा, नीतीश कुमार के सांसद ने देखा, बीजेपी के एमपी ने देखा। हमने उस कानून की कॉपी को बताया और बोला ये काला कानून है, उसको फाड़ कर पार्लियामेंट की जमीन पर हमने फेंक दिया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग कहते हैं तुम क्या क्या कर सकते हो। मेरे भाई, अल्लाह ने मुझे इल्म की दौलत से नवाजा, अल्लाह ने मुझे इल्म की दौलत से नवाजा। तेजस्वी और मुझ में फर्क ये है कि तेजस्वी के पिता मुख्यमंत्री थे, मेरे वालिद मरहूम मुख्यमंत्री नहीं थे। तेजस्वी के पिता केंद्र के मंत्री थे, मेरे मरहूम वालिद मंत्री नहीं थे, एमपी थे, कॉरपोरेटर थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे लंदन को भेजाया और कहा कि जाकर लंदन में मेहनत करो, पैसे कमाओ और अपनी फीस भी अदा करो। तो मैं 5 साल हिंदुस्तान को वापस नहीं आया। मैं लंदन के होटलों में काम किया, मैं बैतुल खला को साफ करता था, होटल के टेबल को साफ करता था, अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में रात भर बैठकर काम करता था। ये सब बच्चे करते, मैंने बड़ा काम नहीं किया। जब मैंने इल्म हासिल किया, जब अल्लाह ने मुझे इल्म अता किया और बैरिस्ट्री की डिग्री आई, तो मैं ये महसूस किया कि ये जो काबिलियत अल्लाह ने मुझे अता की, मैं गरीबों के उनके हुकूक को दिलाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। इसीलिए आज सीमांचल को आया हूं, इसीलिए सीमांचल को आया हूं। इल्म इंसान को बाखबर और बाशऊर बना देता है। और ये तेजस्वी तो खैर, वो बेचारे पढ़ नहीं सके, उनके पिताजी मुख्यमंत्री भी थे, केंद्र के मंत्री भी थे, वो पढ़ नहीं सके। अल्लाह ने मुझे करम किया। मगर मैं तेजस्वी से पूछना चाहता हूं, तुम कह रहे हो कि हमारी सरकार आएगी और कह रहे हैं आके सरकार बना दो, हर घर में नौकरी देंगे, बोलता है ना। तो बिहार में कितना नौकरी है गवर्नमेंट का? 30 लाख। और सुनो, और बिहार में घर है 2 करोड़ 90 लाख। 30 लाख तो हो गया, तो अब उसको 2 करोड़ 60 लाख जनता को नौकरी देना है ना। अब सुनो, 90% मुसलमान 12th पास नहीं है। नौकरी के लिए 12th पास होना जरूरी है। कितनों को नौकरी मिलेगा बताओ? कितनों को मिलेगा बताओ? ये आंकड़ा गवर्नमेंट का है। यहां कोचा दामन में आकर मास्टर को बिठाकर सरकार बना दो, घर घर नौकरी ले लो। सुनो, अब आपको हम एक बात बता रहे हैं। तेजस्वी कितना पढ़ा हुआ है? कहां तक पढ़ा हुआ है? 9वीं जमात तक। 9वीं जमात तक, ठीक है, 9वीं जमात। जब 12वीं जमात फेल, बिहार सरकार की नौकरी नहीं मिल सकती, एक 9वीं जमात का मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जो बैरिस्ट्री की डिग्री जिसके पास है, वो वोट कटवा है, वो बी टीम है, वो फुला टीम है। प्यारे, इल्म जो होता है ना, इल्म हासिल करना पड़ता है। तो ये अच्छा, 2 करोड़ 60 लाख नौकरी देने के लिए एक आदमी को 25,000 तनख्वाह देना पड़ेगा। कितना होगा? 8.5 लाख करोड़। बिहार बजट कितना है बिहार का? 2 लाख करोड़। तो तेजस्वी बोलता कहां से लाएंगे? मीडिया ने पूछा, मैं जादू कर दूंगा। मैं जब छोटा था तो स्कूल में मैजिक शो होता था, एक जादूगर आके टोपी से फूल निकालता था, ये निकाला, वो निकाला। वो समझ सकते, टोपी से 8.5 लाख करोड़ नहीं निकलते। तो मोदी जी बोले मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी लंबा छोड़ता हूं। तो मोदी जी ने कहा हम 1 लाख, कितना कहा उसने? 1 करोड़ नौकरी देंगे। 1 करोड़ नौकरी को 25,000 से
मल्टीप्लाई करो 4 लाख करोड़ चाहिए। मोदी जी कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे? झाड़ तो नहीं उगता है। तो मालूम यह हुआ कि इलेक्शन है। मोदी जी तो बोले थे 15 लाख आएंगे भाइयों बहनों, अभी तक आ रहे हैं। मोदी जी ने कहा 2014 में कहा 1 करोड़ नौकरी दूंगा, अभी तक आ रहे हैं। तो मालूम हुआ छोड़ने में कंपटीशन हो रहा है, लंबा लंबा दूर फेंकने में कंपटीशन हो रहा है। हमने अपने अब्बा से एक तकरीर सुनी थी, तो उन्होंने बताया था कि एक बादशाह था, बादशाह के सामने गाने वाला आया, उसने बहुत अच्छा गाया। तो बादशाह ने कहा मैं तुझे 10 घर दूंगा। वो गाने वाला और अच्छा गाया, तो बादशाह बोला तुझे और 20 घर दूंगा। वो गाने वाला और अच्छा गाया, तो बादशाह ने कहा तुझे 100 अशरफियां दूंगा। बाद गाना खत्म हुआ, महफिल खत्म हुई, वो बेचारा गाने वाला गया, जाकर फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा बादशाह के, बादशाह ने ऐलान किया 10 घर, फिर 20 घर और 100 अशरफी मुझे दे दो। उसने कहा देना दिलाना कुछ नहीं है। बोला वो कैसे? तूने गाकर बादशाह का दिल खुश किया, बादशाह ने ऐलान करके तेरा दिल खुश कर दिया। ये मामला है। 20 साल की सरकार के बाद नीतीशवा 20,000 ही डालता है महिला के अकाउंट में। एम्स नहीं बना सकते सीमांचल में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, पुल पुलिया का काम नहीं करवा सकते, तटबंध का काम नहीं करवा सकते, बच्चे मर जा रहे हैं मां की कोख से पैदा होकर, तुम अस्पताल में डॉक्टर दवा नहीं रख सकते और तुम 10,000 ही दे रहे हो। इतना करप्शन है। तुमको तो चाहिए था कि महिलाओं को 50-50 हजार रुपए डालते, तब भी तुम्हारा करप्शन इतना ज्यादा था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात होती रहती है। इनका मामला करना कराना नहीं है। याद रखो, राजद हमेशा बोलती है MY 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 बोलती है, मगर टिकट कितनों को देती है? यादव 14%, 36% टिकट दिया गया। अल्पसंख्यक समाज 17%, टिकट कितना दिया गया? लॉलीपॉप। हमको गाली देते हैं, यही तो हम बोल रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि 1-3.5% का समाज कहता है कि अब के बार मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 17% समाज ये फैसला कर लिया है कि अब के बार पटना की कुर्सी पर मुख्यमंत्री की लड़ाई होगी, उप मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं होगी। इंशाअल्लाह सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। कब तक लालू परिवार का बनेगा? 15 साल लालू यादव और उनकी पत्नी। अब ये बोल रहा मुझे बना दो, कल बोलेगा मेरे बेटे को बना दो, बेटा बोलेगा मेरे को बना दो। मेरे भाई, तुम कब तक इन लोगों को अपने कंधे पर उठा कर लेकर चलोगे? हमारे बच्चे मर रहे हैं मां की कोख में, डूब के मर रहे हैं। 100 एकड़ जमीन सैलाब से कट जाती है, यूनिवर्सिटी नहीं है। आखिर कब तक तुम अपनी खबरों पर इनकी महलों को तामीर करने की इजाजत दोगे? अगर जिंदा कौम है तो यकीनन आप जिंदा हैं। आपको 11 तारीख को उठकर पूरे होशोवास के साथ अपने पतंग छाप के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह आप दबाएंगे सीमांचल के इंसाफ के लिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर जिसको उम्मीदवार तेजस्वी ने बनाया मास्टर साहब को, जनाब मास्टर साहब, जब ट्रिपल तलाक का गंदा कानून बनाया गया जो हमारी बहनों के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ था, तो मास्टर साहब नीतीश और मोदी के राज दुलारे थे। CAA का कानून बनाया गया, मास्टर साहब मोदी की तारीफ कर रहे थे। UAPA का कानून बनाया गया, मास्टर मोदी की तारीफ कर रहे थे। और
इजहार अस्वी को धोखा देकर जिसने अपनी जिंदगी भाजपा में गुजार दी उसको टिकट दिया है। याद रखो, इजहार अस्वी मंजलिस से दूर जरूर हुए मगर कोचा दामन में उन्हें दलालों को और जालिम लोगों के राज को फरोग नहीं दिया। उनमें इतनी ताकत थी। आज हमको और आपके कोशिश करना है कि सरवर आलम को कामयाब करिए, दलालों को और हुंडा राज होने मत दीजिए यहां पर। और मास्टर बोलते मैंने बहुत खिदमत की। क्या खिदमत की आपने? सब अपने लिए किया। नहीं, मैं बहुत खिदमत की, मैं काम किया। क्या काम किया आपने? क्या काम किया आपने? क्या काम किया? जोर से बोलो। मैं खिदमत की, मैं बहुत काम किया। हाँ, मैं जानता हूं किशनगंज में तुम जो ऑफिस बनाए किसकी जमीन पे बनाए हम जानते हैं, सब जानते हम। और आप बोल रहे हैं कि मंजलिस ऐसा है, मैं मंजलिस को वो कर दूंगा। मास्टर साहब, मैं खत्म हो जाऊंगा, तुम खत्म हो जाओगे। सीमांचल आज मंजलिस हर घर में पतंग छाप पहुंच चुकी है, अब कोई खत्म नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला मंजलिस रहेगी। 8 साल का 10 साल का बच्चा हम एक सीमांचल के बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर के गांव में जाकर नमाज पढ़े। वहां पर एक 8 साल का बच्चा जिस्म पर कपड़ा नहीं है, देख के बोला ए पतंग छाप। तो समझे मास्टर साहब, ये भूल जाओ और ये दरी बिछाने का काम अब हम नहीं कर सकते। दरी नहीं बिछाएंगे, गर्दन नहीं झुकाएंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सरकार बदलो, सरकार बदलो, सरकार बदलो। ओवैसी कोचा दामन की जनता और सीमांचल की जनता से कहता है कि माहौल बदलो, सीमांचल को बदलाओ। ये काम हमको करना है, आप साथ देंगे इंशाअल्लाह, डरेंगे तो नहीं। 11 तारीख के दिन एक वोट पड़ेगा पतंग के निशान पर। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और हम अपनी बात को खत्म करने से पहले एक शायर का शेर पढ़ के जाते हैं। जो सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इन नाइंसाफों के बारे में शायर ने लिखा था, छोड़ दिए अभी उठाइए। किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ दी, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। सुनो मोदी, मास्टर, नीतीश कुमार, तेजस्वी, उठेगी हम पर एक ईंट तो उठेगी हम पर जो एक ईंट कोई, तो उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। सुकूत सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज तो देखो, जरा रुतों का मिजाज तो देखो। और इंशाअल्लाह ताला जालिम का जुल्म खत्म होगा मेरे भाई, जालिम का जुल्म खत्म होगा। और ये अगर कोई मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी को ये समझ रहा है कि ये फिरौन है, ये नमरूद है, ये यजीद है, तो याद रखो, अगर नमरूद है तो इब्राहिम आएगा, अगर फिरौन है तो मूसा आएगा, अगर यजीद है तो हुसैन आएगा, और अगर जालिम है तो टीपू सुल्तान आएगा, अगर बादशाह है तो मुजद्दिद अल्फसानी आएगा, अगर तुम झूठ हो तो सच आएगा, अगर तुम बातिल हो तो हक आएगा, मास्टर है तो सरवर आलम आएगा इंशाअल्लाह। तो आपसे अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख के दिन पतंग छाप पर बटन दबेगा तो अपना फोन का लाइट खोल लीजिए, पूरा फोन का लाइट खोलिए, पूरा लाइट खोलिए, आप लोग भी खोलिए, पूरा लाइट खोला जाए। ताकि तेजस्वी, मोदी, नीतीश कुमार
और मास्टर की दिमाग की बत्ती जले तो लगाओ नारा सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, कोचा दामन की जमीन जिंदाबाद, कोचा दामन की जनता जिंदाबाद, सुरजापुरी जिंदाबाद, शेरशाह वादी जिंदाबाद, कुल्हैया जिंदाबाद, अंसारी शेख जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, इजहार असफी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और पैगाम दे रहा हूं जो घुसपैठी कह रहे हैं, कभी भी तुम बुरी नजर उठाओगे शेरशाह वादियों के ऊपर तो ओवैसी सामने आकर ठहर जाएगा। ये यहाँ की सरजमीन है, कोई भारत का नागरिक यहीं पर रहेगा। तो मेरे भाई 11 तारीख को पतंग छाप को वोट पड़ना चाहिए, हमारी बात सब तक पहुंचाइए। यहाँ ये कोचा दामन मंजलिस का किला है, इस किले की हिफाजत आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो पतंग के ऊपर बटन दबेगा, पूरा कोचा दामन में इनकलाब आएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।